ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन। भाई तो डीएनए चेक करना है तो इसका देखो, मोदी का टेस्ट करो जी, डीएनए अडानी का टेस्ट करो, कहीं ये पिछले हुए भाई तो नहीं है। दुकान से आ गई है सेकंड हैंड गाड़ी, सड़ी सी खड़ 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 करती हुई, दिखा जरा डांस करके दिखा, क्या आधा क्या जलवे तेरे पारो। चुनाव आयोग कम, चोर आयोग ज्यादा है। ताकि पाकिस्तानियों में जीजा तुम्हारा वो देखा नहीं, चुसेला सचिन चुसेला बोल रहा। नमस्कार, मैं निशा फिर से आ गई हूँ आपके सामने। स्वागत करते हैं आपका सजग भारत में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईवीएम को लेके लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से ही बीजेपी सरकार जीत रही है। नंदा भाई का इस बारे में क्या कहना है, हम बात करेंगे। नंदा भाई, आप ये बताइए कि जो ये ईवीएम को लेके इतने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये सही हो रहे हैं या फिर पब्लिसिटी स्टंट बनाया जा रहा है इसको? देखिए, ईवीएम से ही सरकारें आई, ईवीएम सरकार है भाजपा की सरकार। क्योंकि बार बार इससे अभी भी हमने 50 ईवीएम मांगने की बात कही थी भारत निर्वाचन आयोग से, तो भारत निर्वाचन आयोग चुप रह गया। उसके बाद जब हमने सोचा कि डेमोन्स्ट्रेशन करें और उनके पास तक पहुंचे, 50 हमले ईवीएम है और बताएं कि दुनिया को कैसे हैंग हो सकती है, क्या लगे हैंग नहीं हो सकती। पहले तो कह रहा आओ हमारी हैंग करके दिखाओ। जब हमने कहा कि 50 दो हमें मशीन है, तो फिर उससे डनाई होने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, गृह मंत्री जी ने पुलिस भेज दी और जितने अधिवक्तागण थे उनको जो अरेस्ट किया। हमारे पार्टी के भी कुछ प्रतिनिधिमंडल गया था समर्थन में, वो भी अरेस्ट हुए उनके साथ। तो उसके बाद हमने कहा ठीक है, हमने आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद फिर जब कहने लगे नहीं ऐसे नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, और ये हम 50 कैसे दे दें ईवीएम है, कैसे निकाल दें, तो चोरी का मामला हो जाएगा। तो चोरी का मामला उनसे पूछना चाहते हैं, तो सन 2019 में जो 19 लाख ईवीएम चोरी हो गई, ईवीएम 19 लाख ईवीएम मशीन चोरी होने का मतलब क्या है? मैडम को झोले में तो चली नहीं जाएगी 19 लाख मशीनें। 19 लाख मशीनों के लिए कितने ट्रक लगे होंगे? तो ये बताओ, भारत निर्वाचन आयोग को, गृह मंत्रालय को ये नहीं पता कि भारत निर्वाचन आयोग के अंदर से ईवीएम मशीन है, 19 लाख ईवीएम गायब हो गई। तो कौन है चोर? है इसमें कौन है चोर? चोर है भारत निर्वाचन आयोग। तो चुनाव आयोग कम, चोर आयोग ज्यादा है। तो देश का जो मैंडेट है, जनादेश है, उसके साथ खिलवाड़ करा। और कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग नहीं, भाजपा निर्वाचन आयोग बन चुका है। और यही वजह है कि अभी जैसा कि राष्ट्रपति महोदया ने भी वो जो अभी इन्होंने जो पारित कराया, समझे नहीं, जो करा के इसी को लेके कि भारत का जो निर्वाचन आयोग का मुख्य जो बंदा होगा उसको हम लोग अपनी तरफ से नॉमिनेट कर देंगे, तो वो पास करा लिया इन्होंने बिल, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। तो इसका मतलब जब इनका ही पार्टी का नेता ही कोई भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य आदमी होगा, तो फिर आप कहाँ रहोगे? पारदर्शिता कहाँ रहेगी? लोकतांत्रिक अधिकार और मूल्य कहाँ रहे? तो फिर तो लोकतंत्र को तो बंधित किया जा रहा है और संविधान को खत्म किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। मतलब कि हमारे जो जनादेश का भी बलात्कार कर रही है मशीनें। और कहीं ना कहीं इसमें भी आरएसएस के कुछ लोग घुसे हुए हैं भारत निर्वाचन आयोग में। मुझे तो लगता है ये खुद स्वयं में भारत निर्वाचन आयोग आज की डेट में आतंकवादी है, देशद्रोही है, जो भारतीय संविधान के साथ मजाक कर रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, भारत के जनादेश को सही तरीके से नहीं दिखा रहा और हैंग कर रहा है। और यही वजह है कि आज तानाशाही है, मॉब लिंचिंग है, बहन बेटियों की अस्मतें और इज्जतें सुरक्षित नहीं। मंदिर मस्जिद की बात होती है मगर बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, मगर क्या होता है जब देश की बेटियां गोल्ड मेडल लेके आती हैं तो उनकी पार्टी के सांसद ही उनकी इज्जतों को नोचते हैं, शरीर को नोचते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं महिला खिलाड़ियों का। और ये हालत होती है कि जो देश का सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो जाके कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज कराता है महिलाओं के पक्ष में, महिला खिलाड़ियों का, उसके बाद भी उन्हें न्याय और इंसाफ कहीं नहीं मिलता और वो रोती हैं, धरना करती हैं। तो यही फिर वही अमित शाह की पुलिस आके रात को पीटती है उन्हें, तो वो रोती हैं। रोने के बाद वो खेल जगत से संन्यास लेती हैं और पैर पटकती हुई जाती है, जूते फेंकती हुई है। तो ये हालत है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और जिस सेना के जवान की बात करते थे मोदी जी, उस सेना के जवान की स्थिति क्या है देखो। 80 लाख पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की बात करते रहे, समझे, अपने एमएसपी की बात करते रहे, कोई भी कहीं भी ध्यान नहीं। उसमें भी किसान जवानों को भी, दो जवानों को भारत के जिसके संविधान पर ये जो है मुख्य दिल्ली का जो है धरना स्थल जंतर मंतर पर दो हमारे सेना के जवान शहीद हो जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं वन रैंक वन पेंशन को लेके, वो भी किसके शासन में? भाजपा के शासन में। अब रही कि वो कह लगे सेना के जवान पर वोट चाहिए इनको, सेना के जवान पे वोट मांगते हैं मोदी जी और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वही सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र घुमाते हैं मणिपुर में और उसको परेड कराते हैं। परेड करवाने के लिए बाद सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसके गुप्तांगों को छेड़ते हैं। तो धिक्कार है ऐसे पे। ये विश्वगुरु है क्या? और विश्वगुरु की बात करता है कि विश्वगुरु बनने जा रहा है देश, विश्वगुरु बन रहा बहुत बड़ा। 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं भसक रहे हैं और उसके लिए कौन लाएगा ईंधन जलाने के लिए, उसको पकाने के लिए? वो कौन देगा? बच्चों की लिखाई पढ़ाई कौन देगा? साग सब्जियों के लिए पैसा कौन देगा?
तो ये बिस्कुट कौन देगा? साग सब्जियों के लिए पैसा कौन देगा? तो ये बिस्कुट खुद अपने आप पोस्टर लगवा रहे हैं, 87 करोड़ लोगों को ये 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं देते हैं। तो ये सब देश का, दुनिया का सबसे भुखमरी वाला देश बन गया है कि जिसकी सबसे बड़ी आबादी 87 करोड़ आबादी भुखमरी के कंगाल पे पड़ी, और ये कह रहा आत्मनिर्भरता की बात कर रहा। रोजगार का कहीं सिस्टम है नहीं, सब खत्म कर दिया। सरकारी संस्थान सब बेच दिए इसने। LIC हो, RBI हो, चाहे प्लेन हो, चाहे रेल हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो देश का जो सरकारी डिपार्टमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं बेच दिया है। ठेकेदारी प्रथा के तहत इसको कहीं ना कहीं प्राइवेटीकरण किया गया है। और यही वजह है कि GST लाए। GST का मतलब क्या है? GST का मतलब है कि भाई गुंडा सर्विस टैक्स, गुंडों का सर्विस टैक्स। आज गुंडे नहीं है, चोर नहीं है, डकैत नहीं है, अब सरकार में डकैत, चोर और आतंकवादी जेब कतरे बैठे, तो कौन सुरक्षित बचेगा? और ये कहते हैं रामराज, योगी शासन में रामराज। योगी जी कहते हैं कि हमारे यूपी में कोई दिन में लड़की को छेड़ के दिखा, शाम तक एनकाउंटर। तो देखो लो वहां का हालत। वहां की महिला सिविल जज अर्पिता साहू, वो खुद कहती है मेरे साथ ये बदतमीजी करता है, जज रात को बुलाता हो, कहता दिखा जरा, डांस करके दिखा, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो है, मैं तेरे रात दिन निहारूं। तो वो डरी हुई है महिला मजिस्ट्रेट, और वो जाके कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाती है। 6 महीने तक सुनवाई नहीं। उसके बाद वो कम से कम 1000 जगह ईमेल करती है बड़े बड़े आला अधिकारियों को, तब भी कोई सुनवाई नहीं है, और वो चिल्ला रही है मुझे बचाओ। और वहीं दूसरी तरफ देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भाजपा IT सेल, बनारस लोकसभा के मोदी के खास पिल्ले, खास कुत्ते, भैंसी दरिंदे तमंचे की नोक पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक हिंदू लड़की का बलात्कार कर देते हैं, रेप कर देते हैं, समझे नहीं। और 3 दिन में वो लड़की पहचान भी लेती है, CCTV फुटेज में आ जाते हैं कुत्ते वो दरिंदे, मगर नहीं गिरफ्तार होते और 3 महीने तक गायब रहते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं वो भूतनी के, समझे। उनका फोटो किसके साथ? मोदी जी के साथ गलवैया करते हुए। इस सबका EVM से क्या ताल्लुक है नंदा भाई? आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, EVM का ताल्लुक है। इन्हें जनता का डर नहीं है ना, क्योंकि इन्हें पता है EVM से हम चुन के आ जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं। आप कहते हैं EVM हैंग नहीं हो सकती। EVM क्या नहीं हैंग हो सकती भाई? यहाँ से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पे चंद्रयान है, 3 गया है। यहाँ से रिमोट से उसे कंट्रोल किया जा सकता है, रिमोट से टीवी चलाया जा सकता है, रिमोट से दुनिया भर की चीज मैनेज की जा सकती है, ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं। तो ये क्या है भाई? आप मुझे बताओ ना, है आप सारी चीजें ATM मशीन वगैरह हैं, ये भी तो चल रही है, संचालित हो रही है। मगर एक बात बता दो, ATM मशीन से इसका पैसा क्या आज तक वापस आया? क्या नहीं आया ना। तो ये बैंक भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर EVM क्या है? मतलब आप कहना चाहते हो कि EVM में गड़बड़ी है? हाँ, गड़बड़ी है पूरी। मैं कहता रहा हूँ इलेक्शन बेईमान मशीन है, और जब तक रहेगी भारत में इलेक्शन बेईमान मशीन, तब तक बैठे रहेंगे ढोंगी, पाखंडी, भिखारी, ये कमीन। इनसे बचानी है भारत की सरजमीन, ये जमीन भी बेच देंगे भारत की। और ये कर रहे थे, अडानी को बेच रहे थे ना, किसानों के ऊपर 3 काला कानून लाए, ये काले कानून बना रहे हैं। ये बताओ जिससे फायदा क्या है? जिसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, कहीं NRC के नाम पे ले आए, कहीं किसानों के नाम पे, आप ड्राइवरों के पीछे। तो कहीं ना कहीं ये भी ट्रांसपोर्ट जगत पे कब्जा करना चाहते हैं, अडानी को देना चाहते हैं कि भाई ड्राइवर जाएंगे अपने स्ट्राइक पे जाएंगे, छोटे मोटे जो आपने ट्रांसपोर्टर हैं जिसकी 4 गाड़ियां, 10 गाड़ियां, 5 गाड़ियां, उनकी अपने आप खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद कौन आएगा? क्योंकि बड़े बड़े इन्होंने जो बड़े बड़े गोदाम बनाए थे जो कभी अनाजों के लिए, वहाँ आज ट्रैक्टर ट्रक खड़े हो रहे हैं अडानी के। और वो कहीं ना कहीं जब पूरी जगह आवाजाही बंद हो जाएगी स्ट्राइक के माध्यम से, तो देश की जो सरकार की, अरे भाई ये तो दूध पानी की दिक्कत है, दवाइयों की दिक्कत है, तो अडानी के ट्रक निकाले जाएंगे। अडानी के ट्रक उससे वो उसके हाथ में दे दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट जगत। उसके लिए एक 1 वे स्ट्रीट बनाई जाएगी, रोड बनाया जाएगा। जैसे आप गुजरात में देखो, वहां पर इनके लिए 1 वे रोड बना रखा है अडानी की कंपनी के लिए। अगर उसमें किसी तीसरे आदमी ने गाड़ी घुसेड़ दी तो उसके ऊपर चालान है और उसे दोषी पाया जाता है, समझे नहीं। इसी प्रकार से जब इसका पूरे देश में चलेगा, ट्रांसपोर्ट पर कब्जा हो जाएगा, तो उसके लिए भी एक रोड बना दिया जाएगा। उसमें आप घुसोगे चाहे मर जाओ, कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं होगी, उनका ड्राइवर अलग होगा, उनके लिए सरकार अलग कानून बना रही। क्योंकि उसमें क्या है, मोदी जी का शेयर होगा और अमित शाह का शेयर होगा, और अडानी तो है ही। तो DNA चेक करना है तो उसका देखो, मोदी का टेस्ट करो जी DNA, अडानी का टेस्ट करो, कहीं ये पिछड़े हुए भाई तो नहीं है। जो काम करता है घुमा फिरा के अडानी के लिए कर रहा है, कारपोरेट जगत के लिए कर रहा है, पब्लिक के लिए नहीं कर रहा। और ये इसलिए डर नहीं है, अगर जनता का डर होता तो ये कहीं ना कहीं बैलेट पेपर पे आ जाते, EVM में धांधली ना होती। क्योंकि जनता का डर नहीं है, ना पता है EVM से हम चुन के आ जाएंगे। चारों संस्थानों पे हम लोग कब्जा कर चुके हैं, डरा रखा है। जबकि आज स्थितियां देख दो, अस्पतालों में भी, अस्पतालों में स्थिति, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल उनके MS भी घबराए हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा घपला है। जितनी भी गुजरात की दवाइयां कंपनी है, दवाइयों के नाम पे चूरन बेच रही है, दवाइयों गोलियों में किसी से कोई इलाज नहीं है, सब ऊपर मतलब ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है सब कुछ। ये स्थिति है। नजला और जुकाम की दवाइयां छोड़ के बाकी सारी दवाइयां सब नकली आ रही हैं, और सारे MS जानते हैं मगर बोल नहीं रहे। वो कह रहे हैं हम बोलेंगे दूसरे को ले आएंगे चोर को। तो दिक्कतें बहुत बड़ी हैं।
हर जो अधिकारी भी बेचारा परेशान है इन सरकार से, मगर सबको डराया हुआ है और सबको दहशत में डाला हुआ है। अगर वो ज्यादा बोलता है तो उसके पीछे ईडी, सीडी, सीबीआई, जांच एजेंसियां पता नहीं कौन कौन लगा दी गई हैं। तो आज ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईवीएम जो है बिल्कुल बेकार है और ईवीएम जब तक नहीं उठेगी सही लोग नहीं आएंगे। और लोग कहते हैं बार बार डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का मतलब नहीं जानती हूँ मैडम। डबल इंजन क्या है आप बताओ? आप बताइए। है डबल इंजन का मतलब है एक इंजन कांग्रेस का, एक इंजन भाजपा का, यही है डबल इंजन। कांग्रेस भाजपा का इंजन है ये डबल इंजन। ये चाहते नहीं कांग्रेस भाजपा के अलावा कोई और सरकार बनाए, तीसरी कोई पार्टी बनेगी तो उसको खत्म करने की ओर ले जाते। यही सवाल मेरा आपसे है कि ईवीएम मशीन लेकर भी तो कांग्रेस ही आई थी ना। यहीं से तो समझ आ रही है ना। और कहाँ राहुल गांधी ने इसका विरोध किया? कहीं नहीं किया ईवीएम का, खुद के खुल के नहीं आके रहा है। और यही 3 राज्यों में जब हार दिखा दी ईवीएम मशीन से, तो राहुल गांधी ने उसे स्वीकार कर लिया कि हम हार स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जाति जनगणना की बात हो रही थी। इसमें लिखा था जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जाति जनगणना की बात हुई थी, ओबीसी आरक्षण की बात हुई थी। तो इन्हें लगा कहीं लोकसभा में ना मांग उठे, तो इन्होंने खुद स्वयं में हार गए और ये कह दिया भाई इसकी बात मत करो जाति जनगणना की, हम हार जाते हैं चुनाव। और उसको स्वीकार कर लिया राहुल गांधी ने जानबूझ, क्योंकि दोनों एक ही है डबल इंजन। वही राम मंदिर का ताला खुलवाता है वहां, और यही भाजपा आंदोलन करती है। तो ये दोनों डबल इंजन यही है कि 10 साल ये करेंगे, 10 साल ये करेंगे और यही लूटेंगे। किसी के पास कोई कार्रवाई नहीं होगी और हिंदू मुसलमान के ऊपर ये राजनीति कराते रहेंगे। देश के जो हैं दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, देश के किसान हैं, जवान हैं, समझे ना, महिला हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, समझे, ये सब लोग दुखी हैं इनके शासन में। और इसीलिए है कहीं ना कहीं आक्रोश है जनता के दिल में पूरा एक दिन। और अगर ये ईवीएम पर चुनाव कराते हैं, जनता आक्रोश में आ जाएगी और बहुत बुरी हालत करेगी। कहीं ऐसा ना हो इस सरकार के लोग पिटने कुटने लगे, जैसा श्रीलंका में माहौल हुआ, देश के नेता भागे पिट पिट के। यही हालत इन भाजपा वालों की होने वाली है। तो क्या लगता है आपको कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए या फिर ईवीएम से सरकार दोबारा रिपीट यही करेगी? नहीं, ईवीएम आई तो जन आक्रोश है, बैलेट पेपर चाहिए भाई। जब लाखों लोग बोल चुके हैं बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, तो क्या जरूरत क्या? सारी पार्टियां कांग्रेस भाजपा को छोड़ के। लेकिन विपक्ष भी तो खुल के सामने नहीं आ रहा है ना। विपक्ष कौन है? मैंने कहा डबल इंजन की सरकार, पक्ष विपक्ष तो वो दोनों एक हैं। डबल इंजन कांग्रेस भाजपा, विपक्ष कौन है? विपक्ष तो देश की जनता है, उसे तंग किया जा रहा है, वो शोषित है, वो पीड़ित है, उसी के साथ शोषण। अगर आवाज उठाती है तो उसके ऊपर एनएसए लगा देते हैं। मान लो संसद भवन में आवाज उठाने चले गए वो 3-4 बच्चे, तो उन्हें एनएसए लगा दिया। उनके यहाँ नार्को टेस्ट हो रहा है, इनके नार्को टेस्ट कौन करेगा भाई? इनकी सरकार के, जो पुलवामा में आ जाती है 350 किलो आरडीएक्स और देश की सेना के जवान शहीद हो जाते हैं, इन नेताओं का आरडीएक्स इनका कौन करेगा भाई नार्को टेस्ट? है उसका स्मृति ईरानी का कौन करेगा नार्को टेस्ट? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और वहां जाके उसे क्या दिखता है? मणिपुर के ऊपर जब सदन में बुलाते हैं सत्र, तो क्या कहती है उसे क्या दिखता है? चुम्मा 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 दिखता है उसे। फ्लाइन किससे दिखती है? तो फ्लाइन किससे राष्ट्र चलेगा? किसके? ये क्या देना चाहते हैं देश को? सब मतलब लुच्ची लफंगी महिलाओं को टीवी चैनलों पर दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जैसे आई सीमा है लुच्ची लफंगी है, और ये कहती है बच्चा चाहिए, फलाना चाहिए, मेरे को प्यार का चाहिए। ये बलात्कार के तो 4 लाई भूतनी की तुम वहां से है, 4 खत्म। और इसकी स्थिति देखो ना, कहती है मैं बहुत ठीक हूँ। अबे कहाँ की ठीक है? तो वो कह रहा कि पाकिस्तानियों में जीजा तुम्हारा, वो देखा नहीं चुसेला, सचिन चुसेला बोल रहा भाई भूतनी के, तू अपनी तो हालत देख। ये जो ले आया था वहां से पाकिस्तान से आ गई है सेकंड हैंड गाड़ी, सड़ी सी खड़ 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 करती हुई, भूतनी के लाखों किलोमीटर चल के आई है, समझे। कई बार तो इसका इंजन भी खुल चुका, 5-7 बार। भूतनी के ये क्या सही है? इसकी कब तक रिपेयरिंग करेगा? कब तक इसका डेंटिंग पेंटिंग करके बैठेगी भूतनी की बुढ़िया, समझे नहीं? अगर ईवीएम आएगा तो नंदा भाई वोट देंगे या नहीं देंगे? कौन से ईवीएम का हम विरोध करेंगे? पहले नंबर तो विरोध करेंगे हम, कहीं होने नहीं देंगे चुनाव। ईवीएम अगर ये लागू करेंगे तो पूरे देश में आंदोलन होने जा रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि ऐसे आराम से होने देंगे? अभी ये सोच रहे आ नहीं रहे लोग रोड पे आ रहे हैं, मगर ये पुलिस का, शासन का, प्रशासन की पूरी ताकत लगा रहे हैं। बस सारे देश की जो 140 करोड़ आबाद में कोई चोर नहीं है, डकैत नहीं। भूतनी वालों तुम्हें अपनी मेहनत से कमा कमा खिला रही है भिखमंगो, और ये जब उग्र होगी ना बहुत मारेगी। देश की जनता जो है ना मालिक है और तुम नौकर हो। जब तुम वो स्थापित कर लिया सिंगोल, अपने को बन गए राजा, तुम्हारी माँ की राजा, तुम्हारा बजा देगी देश की जनता बाजा, समझे नहीं? उखाल उखाल के मारेगी भूतनी क्यों? आगे दल्ले हरामी देश को बेचने वाले। चुनाव होगा तो बैलेट पेपर पे होगा, और बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। ये कहते हैं 400 पार, ये 4 सीटें भी नहीं ला सकते अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए। कांग्रेस भाजपा दोनों साफ हो जाएगी, देख लेना। अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, हम चाहते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव हो। फिर मैं कहता हूँ भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नंदा भाई कह रहे हैं कि अगर ईवीएम पे चुनाव होंगे तो जन आक्रोश होगा, अगर ईवीएम पे चुनाव होंगे तो हम चुनाव होने नहीं देंगे, हम जन आंदोलन करेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए सजग भारत के साथ।